Hello students, welcome back to my YouTube channel Science Fantasy. Here we are doing unit number 5th Surface Chemistry और उसका हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे आज, जो लास्ट कल हमने लेक्चर किया था उसमें हमने कवर किया था क्लींजिंग एक्शन ऑफ सॉप और स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सोल। उसमें से हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में ब्राउनियन मूवमेंट, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में टिनल इफेक्ट किया था। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। जो भी आपका कोलाइडल सोल है उस कोलाइडल सोल की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो उसमें हमने दो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो कवर करनी है। वन इज़ द इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड सेकंड इज़ द कोगुलेशन। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बोल सकते हैं इसको एंड कैटाफोरेसिस भी बोल सकते हैं। इनमें से हम कोई भी वर्ड इसके लिए सुटेबल जो भी हमें दोनों हैं कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जिसको आप इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस कहते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है ये आपका जो भी कोई कोलाइडल सोल होता है उस कोलाइडल सोल पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट है। मतलब कि आपने यहाँ पे क्या लिया, कोई भी कोलाइडल सोल लिया, ठीक है। आपका जो वो कोलाइडल सोल है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है या फिर जो कोलाइडल सोल है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो उस पे जो चार्ज की एग्जिस्टेंस है, वो चार्ज का जो पता लगाने वाली प्रोसेस होती है, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज द इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको हम कैटाफोरेसिस भी बोलते हैं। इस प्रोसेस के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, जो आपके कोलाइडल सोल होते हैं उन कोलाइडल सोल की क्या होती है, मूवमेंट होती है। और वो मूवमेंट कब होती है, मूवमेंट होती है जो है इलेक्ट्रिक करंट जब आप पास करते हो, यानी कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड, किसकी तरफ होएगी, इलेक्ट्रोड की तरफ। जब आप वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो इलेक्ट्रोड्स की तरफ यहाँ पे मूवमेंट होएगी। तो वो जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हो रही है या नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हो रही है, कोलाइडल सोल की मूवमेंट, उसके भी यहाँ पे हम ये बताते हैं कि जो हमारे पास हमारा कोलाइडल सोल है वो कोलाइडल सोल हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, आइदर वो कोलाइडल सोल हमारा क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो अगर वन वर्ड में हमें बोला गया कि हम किस तरीके से जो कैटाफोरेसिस है या जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसकी डेफिनेशन लिखना चाहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यू कैन से मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, उसके इफेक्ट की वजह से, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, कैटाफोरेसिस बोलेंगे। कि जो कोलाइडल सोल होते हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होती हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, डिस्पर्स फेज, तो उस डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कैसे होती है, तो उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसको हम डायग्राम में शो करते हैं। लाइक हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास क्या होती है, यू शेप की ट्यूब होती है, ऐसे यू शेप की ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब होती है। इस यू शेप की ट्यूब में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एक मेटल की सीट लगाते हैं, प्लेट्स लगाते हैं जो एज ए इलेक्ट्रोड वर्क करती हैं, और इनको हम क्या करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। ओके और इसके अंदर जो है हम अपना क्या भरते हैं, कोलाइडल सोल यहाँ पे फिल करते हैं। अब ये जो मैं डॉटेड से शो कर रही हूँ ये मेरे पास क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो कोलाइडल सोल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब आप इसमें से करंट पास करते हो तो करंट पास करने के बाद ये आपको जो सारे इकट्ठे दिख रहे हैं वो एक जगह आ जाते हैं। एक जगह कैसे आ जाते हैं, यहाँ से देखेंगे हम, जैसे हमारे पास ये आर्म है, इधर मेरे पास जो प्लेट्स है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, ये नेगेटिव वाली होगी, और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, ये पॉजिटिव वाली होगी। तो अगर जो हमारे पास जो कोलाइडल सोल होगा वो सारा का सारा यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ इकट्ठा हो गया, इसको ऐसे लीव आउट कर देगा, मतलब ये नेगेटिव प्लेट के पास आया, मतलब जो आपके कोलाइडल सोल हैं वो पॉजिटिवली चार्ज है।
अगर सारा का सारा जो कोलाइडल सोल है वो पॉजिटिव प्लेट पे आ जाता तो इट मीन्स क्या है, जो आपका कोलाइडल सोल है वो आपका क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। यानी कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। अगर कोलाइडल सोल पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, और अगर कोलाइडल सोल पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। इस तरह से यहाँ पे ये मूवमेंट इधर की तरफ हो गई है। तो कैटाफोर्सेस या इलेक्ट्रोफोर्सेस की हेल्प से हम जो है चार्ज पार्टिकल का पता लगा सकते हैं कि विच काइंड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द कोलाइडल पार्टिकल, आइदर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो वो जिस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे जहाँ पे वो इकट्ठा होंगे उसका जो अपोजिट चार्ज होगा, वो अपोजिट चार्ज जो होगा वो कोलाइडल सोल के ऊपर क्या होगा, आपका प्रेजेंट होगा। जो सेकेंड हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो मेरे पास क्या है, कोगुलेशन और फ्लक्चुएशन, आइदर उसको आप प्रेसिपिटेशन भी बोलते हो। इसके स्पेलिंग को आप एक बार ध्यान रखिएगा, कई बार गड़बड़ जाती है। इसको कोगुलेशन बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएशन आइदर प्रेसिपिटेशन। ओके, कोगुलेशन, फ्लक्चुएशन आइदर प्रेसिपिटेशन। कोगुलेशन और जो प्रेसिपिटेशन है ये आपकी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो आपके कोलाइडल सोल होते हैं वो कोलाइडल सोल ऐसे एग्रीगेट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और एग्रीगेशन के बाद वो क्या बना लेते हैं, लार्ज साइज मॉलिक्यूल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, लार्ज साइज मॉलिक्यूल बना लेते हैं। और उसके बाद क्या होते हैं, अल्टीमेटली वो क्या हो जाते हैं, नीचे सेटल हो जाते हैं। क्योंकि वैसे तो जो कोलाइडल सोल होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, कोलाइडल सोल कभी भी जो है सेटल डाउन नहीं होता, हेट्रोजीनियस नेचर होने के बावजूद भी वो क्वाइट स्टेबल होता है। लेकिन क्या होता है कि वो जो लार्ज साइज़ का मॉलिक्यूल बनाएगा उसका हैवी मास होने से वो नीचे क्या कर जाएगा, सेटल हो जाएगा अल्टीमेटली, या फिर क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। ये जो कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसे होती है, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जब आप किसी सोल में क्या करते हो, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो जब उस इलेक्ट्रोलाइट को आप ऐड करोगे तो उस इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन के बाद ही कोगुलेशन और फ्लक्चुएशन की जो वैल्यू होती, कोगुलेशन की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है। सबसे पहले मैं आपको एक स्मॉल सा एग्जांपल दे देती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बेटा, वी हैव मिल्क, ओके। हम मिल्क को क्या कहते हैं कि मिल्क जो है वो हमारे पास क्या है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। किसका है, बटर इन वाटर। जो क्रीम है, जो बटर है, वो फैट, अगर आप इसको नहीं बटर बोलना चाहते हो आप क्या बोल दो, फैट, फैट इन वाटर, ओके। इसमें जो आपका फैट है, जो बटर है, वो आपका क्या है, डिस्पर्स्ड फेस, और जो वाटर है वो डिस्पर्शन मीडियम है। आप मिल्क को ऐसे ही अनडिस्टर्ब काफ़ी टाइम के लिए छोड़ दोगे तो क्या जो मिल्क में से पार्टिकल्स होंगे कोलाइडल्स के, बटर या फैट के, वो नीचे सेट डाउन होते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप जो मिल्क है उसमें स्मॉल अमाउंट में कर्ड डाल दो या लेमन जूस डाल दो, ठीक है, कुछ भी ऐसा डाल दो, तो वो क्या बना देता है, आपका कर्ड बना देगा। तो क्या हुआ, मिल्क थी, मिल्क में जो प्रोटीन थी उसका क्या हो गया, कोगुलेशन हो गया। कि इट मीन्स जो कोगुलेशन होता है वो एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का काम किसने किया, किसी भी श्योर सब्सटेंस ने, खट्टी चीज़ ने, कर्ड, लेमन जूस आप जो भी डाला, तो उसमें मिल्क की जो प्रोटीन थी उसका क्या हो गया, कोगुलेशन हो गया। वो जो मिल्क के पार्टिकल दूर दूर थे प्रोटीन के, वो इकट्ठे हुए, इकट्ठे होकर लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल बनाए, और अल्टीमेटली वो क्या हो गए, नीचे सेटल डाउन होंगे। तो दूध का जो दही में बनना है वो भी स्मॉल अमाउंट में कोई श्योर सब्सटेंस डालते हैं, लस्सी डाल देते हो, कर्ड डाल देते हो, लेमन जूस डाल देते हो, तो वो क्या है, आपका कोगुलेशन है। किसका कोगुलेशन है, कोलाइडल सोल का। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तब यहाँ पे कोगुलेशन होता है। एक्चुअल में जब आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो तो होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका कोलाइडल सोल है, ठीक है, वो कोलाइडल सोल दो तरह का होता है। कौन कौन सा होगा, या तो वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा अपने ऊपर, या करेगा अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज करेगा।
दो ही तरह के कोलाइडल्स हो सकते हैं जो हमने इलेक्ट्रोफोर्सेस से पता लगाया। आइदर हमारा जो कोलाइडल सोल होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, या फिर जो होगा वो क्या होगा आपका नेगेटिवली चार्ज होगा। जब आप क्या करोगे, इसमें स्मॉल अमाउंट में क्या ऐड करोगे, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आयंस में डिसोशिएट हो जाता है कम्प्लीटली। आपको पता है थर्ड यूनिट में आपने किया हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस और मोल्टन फॉर्म में अपने आयंस में डिसोशिएट होते हैं। वो बात की बात है हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं या वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, मतलब इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस तो होते ही हैं। तो जो कोलाइडल सोल होता है वो अपोजिट आयन को क्या करता है, अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करेगा, जो आपका सोल होगा, सोल एब्जॉर्ब अपोजिट आयन। अपोजिट आयन को जब एब्जॉर्ब करेगा तो उसका क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। और जब उसका क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, तो न्यूट्रलाइजेशन क्या करेगा, जो चार्ज होगा कोलाइडल पार्टिकल का वो ख़त्म कर देगा, और वो क्या करेंगे, ऐसे जो है वो एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपोजिट चार्ज आयन को जो है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइजेशन से वो कोलाइडल पार्टिकल जो होंगे वो कोगुलेट होंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल, उसको हम क्या कहते हैं, कोगुलेटिंग आयन और द फ्लोकुलेटिंग आयन। मतलब कि जो कोलाइडल सोल होता है उस कोलाइडल सोल की न्यूट्रलाइजेशन के लिए जो आयंस रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे अगर ये पॉजिटिव कोलाइडल सोल है तो ये नेगेटिव लेगा इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो इस पॉजिटिव सोल के लिए जो ये नेगेटिव आयन होगा जो उसकी न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करेगा उसको हम कोगुलेटिंग आइदर फ्लोकुलेटिंग आयन यहाँ पे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक और नई चीज़ बताई, दैट इज़ द कोगुलेटिंग आयन। कि कोगुलेटिंग आयन क्या है, कोगुलेटिंग आयन भी बोलोगे इसको, और इसको क्या बोलोगे, फ्लोकुलेटिंग आयंस भी बोलोगे। ये क्या है, जैसे हमारे पास जो कोलाइडल सोल है, कोलाइडल सोल का मतलब जो मेरे पास क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है। वो कोलाइडल सोल क्या है, अगर हम कहते हैं, बात करते हैं, हमारे पास जो कोलाइडल सोल है वो पॉजिटिव चार्ज है। ओके, वो पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हम इस केस में यहाँ पे क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, तो वो अपनी न्यूट्रलाइजेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स में से नेगेटिव आयन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो नेगेटिव आयन है वो इस पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल के लिए कोगुलेटिंग या फिर क्या है, फ्लोकुलेटिंग आयन है, जो उसकी न्यूट्रलाइजेशन में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। एंड इस न्यूट्रलाइजेशन से जो मॉलिक्यूल होंगे वो एग्रीगेट होंगे, अल्टीमेटली वो लार्ज साइज में कन्वर्ट होंगे और नीचे क्या होंगे, आपके सेटल डाउन हो जाएंगे। एंड ये जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं। ठीक है, अब जब आप स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डालते हो, जब कंसंट्रेशन जो होती है इलेक्ट्रोलाइट की लो होती है, तो हम कहते हैं कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज़ लो, कि जो हमने कोगुलेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइट डाला है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, लो है। उसको हमने जो है स्मॉल अमाउंट में डाला हुआ है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट नहीं डाला हुआ है। तो जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्लोकुलेशन। द प्रोसेस इज़ नोन एज द फ्लोकुलेशन व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड टू द कोलाइडल सोल, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन से भी कोगुलेशन होता है लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। मतलब कि अगर एक बार यहाँ पे वो पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो गए हैं और आपने क्या कर दिया, शॉल को उठाया, जो मिक्सचर है उसको क्या कर दिया, शेक कर दिया, उसको शेकिंग कर दिया, तो शेकिंग करने के बाद दोबारा से आपको क्या मिल जाएगा, कोलाइडल सोल्यूशन आपको दोबारा मिल जाएगा। यानी कि जो स्मॉल अमाउंट में आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हो उससे जो कोगुलेशन होती है उस कोगुलेशन को आप सिंपली शेक करके क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। जब उसको सिंपली शेक करके रिवर्स कर सकते हो तो वो जो प्रोसेस होती है वो आपकी क्या होती है, फ्लोकुलेशन होती है। क्या होती है, फ्लोकुलेशन होती है। लेकिन अगर यहीं पे आप जो हायर कंसंट्रेशन लेते हो, जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन होती है, अगर आप हायर कंसंट्रेशन लेते हो तो हायर कंसंट्रेशन लेने पे जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं। और ये जो कोगुलेशन की प्रोसेस है कांट बी रिवर्स्ड ऑन शेकिंग, कि आप इसको प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते हो, कि अगर आप चाहो कि आप उसको शेक कर दो और फिर से आपको सिंपली जो कोलाइडल सोल है वो कोलाइडल सोल्यूशन है वो मिल जाए, तो ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फ्लोकुलेशन, की जब लो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की उस टाइम जो कोगुलेशन हुई वो सिंपली शेकिंग से डिस्ट्रॉय हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, तो उसको हम फ्लोकुलेशन बोलते हैं। लेकिन हायर कंसंट्रेशन पे जब
जो होती है उसको कोगुलेशन बोलते हैं, और ये सिंपली जो है मिक्सचर को शेक करने से रिवर्स नहीं होती है, प्रॉपर वाली जो है प्रेसिपिटेशन वहाँ पे होती है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि कोगुलेशन या फिर जो फ्लक्चुएशन या प्रेसिपिटेशन वैल्यू क्या होती है। कोगुलेशन बोलो इसको या फिर क्या बोलो, फ्लक्चुएशन बोलो, आइदर प्रेसिपिटेशन। वैल्यू, ये वैल्यू क्या होती है? देखो बेटा, क्या होता है कि जब आप किसी भी सब्सटेंस की कोगुलेशन करते हो तो कोगुलेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए? स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। ओके, ये इलेक्ट्रोलाइट ही आपका कोगुलेशन करवाता है। तो जो मिनिमम अमाउंट में आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हो, कितने में डालोगे? 1 लीटर ऑफ solution, colloidal solution, to bring about complete coagulation is called the its coagulation value। कि मैं आपको एक बात कहूँगी कि आपने क्या लिया? 1 लीटर कोलाइडल सोल लिया। ओके, 1 लीटर आपने क्या लिया? कोलाइडल सोल्यूशन लिया। उस 1 लीटर कोलाइडल सोल्यूशन को कम्प्लीटली कोगुलेट करने के लिए, कि उसका जो है कम्प्लीटली कोएगुलेशन हो जाए, कोगुलेशन करने के लिए जो आप स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, स्मॉल अमाउंट में आप क्या लेते हो? मिनिमम अमाउंट जो इलेक्ट्रोलाइट का होता है मिलीमोल्स में। किसमें? इन मिलीमोल्स में। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसकी कोगुलेशन या फिर फ्लक्चुएशन या फिर प्रेसिपिटेशन वैल्यू। तो आप कह सकते हो द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट that must be added to the 1 liter of colloidal solution to take out its complete coagulation या to bring about its complete coagulation। कि 1 लीटर colloidal सोल है, उस colloidal सोल का complete precipitation करना है, complete coagulation करना है, तो उसको completely precipitate out करने के लिए जो हम स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं मिलीमोल्स के अंदर, वो क्या है? उसकी कोगुलेशन वैल्यू, फ्लक्चुएशन वैल्यू, आइदर प्रेसिपिटेशन वैल्यू आपकी होती है इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट ही डालेंगे तो उनकी भी होती है। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉलर द कोगुलेशन वैल्यू मोर इज द कोगुलेटिंग पावर। स्मॉलर द कोगुलेशन वैल्यू, स्मॉलर द कोगुलेशन वैल्यू मोर इज द कोगुलेटिंग और प्रेसिपिटेटिंग पावर। क्योंकि अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालने से वो कम्प्लीटली कोगुलेट कर दे रहा है, उसकी कोगुलेशन वैल्यू कम है, तो मीन्स उसकी कोगुलेशन की पावर काफ़ी ज़्यादा है, कि स्मॉल अमाउंट में ही इलेक्ट्रोलाइट सफिशिएंट है 1 लीटर कोलाइडल सोल को कम्प्लीटली प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए। ओके, तो होप सो आपको कोगुलेशन, फ्लक्चुएशन, प्रेसिपिटेशन जो है समझ में आया होगा। अब इसमें एक छोटा सा एक लॉ है जो कोगुलेशन के ऊपर ही बेस्ड है, हार्डी-क्लूज लॉ। हार्डी-क्लूज लॉ, ये हार्डी-क्लूज लॉ क्यों है? तो इसमें हार्डी-क्लूज लॉ क्या है कि जो आपका कहता है कि जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रोलाइट की, वो किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन को कितना चाहिए। तो इस लॉ के 2 जो है मेन पॉइंट्स हैं। पहला मेन पॉइंट ये है कि वो इफेक्टिव आयन जो इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेशन ब्रिंग अबाउट करता है, वो अपोजिट चार्ज होना चाहिए। ठीक है, और उनको जो आपको कोगुलेटिंग और फ्लक्चुएटिंग आयंस भी बोलते हो, हमने पीछे जो है वो लेक्चर में डिस्कस किया। तो इसमें आप लिख सकते हो द आयंस विच bring about coagulation of colloidal soul, coagulation of colloidal soul must carry opposite charge, must carry opposite charge। opposite charge कैसे? to that of the colloidal soul, must carry opposite charge to that of colloidal soul। ये तो आपको पता है कि न्यूट्रलाइजेशन होगी तो अपोजिट चार्ज चाहिए। और ये जो आयंस हैं जो कोगुलेशन को लेके आएंगे, कोगुलेशन को करेंगे, इन्हीं आयंस को हमने क्या बोला? कोगुलेटिंग आयन या फिर फ्लक्चुएटिंग आयन। तो इनको हमने क्या कहा? कोगुलेटिंग आयंस है। ठीक है,
उसके बाद सेकेंड लाइन हार्डिस क्लूज लॉ की क्या है, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द कोगुलेटिंग आयन ग्रेटर इज पावर ऑफ कोगुलेशन। तो उनकी क्या है, ग्रेटर द वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब जो उसके ऊपर जो चार्ज जो भी कुछ होएगा, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ कोएगुलेटिंग आयन, इसको फ्लोकुलेटिंग भी बोलेंगे बेटा, कोएगुलेटिंग आयन, मोर इज इट्स कोएगुलेशन पावर, उसकी जो कोएगुलेशन की पावर होगी वो क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ये दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी, इस पर क्वेश्चन आता है पेपर में। फॉर एग्जाम्पल है कि हमारे पास जो है एक आर्सेनियस सल्फाइड का सोल है। आर्सेनियस सल्फाइड का जो सोल है, उस आर्सेनियस सल्फाइड के सोल की हमने क्या करनी है, कोगुलेशन करनी है। AS2S3, ये आर्सेनियस सल्फाइड है। ओके, आर्सेनियस सल्फाइड की हमने क्या करनी है, कोगुलेशन करनी है। अब जो आपका आर्सेनियस सल्फाइड है, ये एक नेगेटिवली चार्ज जो है वो सोल है, वो आपको इलेक्ट्रोफोर्सेस से पता चल जाता है, ठीक है। इसलिए जो है डोंट गेट कंफ्यूज, एवरीथिंग एक प्रैक्टिकल। ओके, जो आर्सेनियस सल्फाइड है, इसका एक नेगेटिवली चार्ज जो है वो कोलाइडल सोल है। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसकी कोगुलेशन करनी। अगर मुझे कोगुलेशन करने के लिए 3 तरह के आयन दिए गए, एक दिया गया एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव और बेरियम 2 पॉजिटिव एंड दिया गया सोडियम पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो उसका जो कोगुलेशन होगा वो इन्हीं पॉजिटिवली चार्ज आयन से होगा। ओके, तो ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आयन मोर इज द कोगुलेशन पावर, जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी उसका कोगुलेशन पावर ज़्यादा होगा और वो आर्सेनियट सल्फाइड सोल को उतने अच्छे से क्या करेगा, कोगुलेशन करेगा। तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा जो कोगुलेटिंग पावर होगी वो एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, क्योंकि इसकी वैलेंसी ज़्यादा है। उसके बाद जो होगा वो बेरियम 2 पॉजिटिव का होगा और सबसे कम जो कोगुलेटिंग पावर होगी वो किसकी होगी, सोडियम पॉजिटिव, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव की सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से उसकी कोगुलेशन कम होगी। ये मैंने एक एग्जांपल किया। ऐसे सिमिलरली अगर हमारे पास जो है एक दूसरा जो है कोलाइडल सोल हो, जो फेरिक साइनाइड वाला है, FeCN4 FeCN6 नेगेटिव। अब ये मेरे पास कैसा सोल है, अब यहाँ पे अनायंस इसके कोगुलेशन, ये पॉजिटिवली चार्ज जो है एक हमने ये ले लिया, और एक मेरे पास दूसरा है फॉस्फेट आयन PO4 3 नेगेटिव हो गया, 2 हो गया, और एक सपोज Cl नेगेटिव ले लो, एक SO4 2 नेगेटिव ले लो। ये सारे क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अगर मेरे पास कोई पॉजिटिवली चार्ज सोल हो तो सबसे अच्छा कोगुलेशन 4 नेगेटिव वाला करेगा, फिर 3 नेगेटिव वाला करेगा, फिर 2 नेगेटिव वाला करेगा, फिर 1 नेगेटिव। यानी कि ग्रेटर द चार्ज ऑन द आयंस मोर इट्स कोगुलेटिंग पावर ऑफ अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोलाइट, अपोजिट चार्ज कोलाइडल सोल। तो उसकी कोलाइडल सोल जो अपोजिट चार्ज होंगे उनकी कोगुलेशन की पावर उतनी ज़्यादा होगी। तो ये आपका हार्डिस क्लूज लॉ कहता है कि इस तरह से जो है वो आपका करेंगे कि हमें पता है कि जो कोगुलेटिंग पावर होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोगुलेशन वैल्यू के, वो आपको पता है ना। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोगुलेटिंग पावर जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोगुलेशन वैल्यू के, ये आपने ध्यान रखना है। इससे मतलब ये है कि कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है, अगर हम कोगुलेशन वैल्यू डील करती है अमाउंट के साथ। अगर इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट कम यूज़ हो रहा है मतलब उसकी कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा है, अगर इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट ज़्यादा यूज़ हो रहा है मतलब उसकी कोगुलेटिंग पावर जो है वो कम है। तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन द कोगुलेटिंग पावर एंड कोगुलेटिंग वैल्यू। हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेट मेथड भी होते हैं जिससे हम कोगुलेशन कर सकते हैं। तो वो अल्टरनेट मेथड हमारा एक पास है बाई इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो आपने अभी किया जिससे आप चार्ज पता लगाते हो, उसमें क्या होता है बेटा कि जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो तो जो चार्जेस होते हैं कोलाइडल सोल के वो अपोजिट इलेक्ट्रोड पे मूव करते हैं और वहाँ न्यूट्रलाइज होते हैं। अगर आप प्रोलॉन्ग यानी कि लॉन्ग टाइम तक वो प्रोसेस करते रहोगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और नीचे क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। दूसरा क्या है, म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन से।
म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है कि जैसे आपका जो सोल है अगर वो पॉजिटिवली चार्ज होगा तो आप उसमें क्या कर दो, नेगेटिव वाले आयन जो है वो डाल दो उतने ही अमाउंट में, तो वो अपने आप दोनों न्यूट्रलाइज होंगे और उनका क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तीसरा क्या है, बाई प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस, बहुत ज़्यादा देर तक अगर हम डायलिसिस की प्रोसेस जो है वो करेंगे तब। देखो बेटा, जो डायलिसिस होता है, डायलिसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या कहते हैं कि जो है प्यूरिफिकेशन करते हैं कोलाइडल सोल की। डायलिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कोलाइडल सोल होता है उसको एक थैली से में रख के उसका ऐसे बंच बना लेते हैं और उसको फिर हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर हैंग आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो अंदर से बाहर की तरफ जो है डिज़ोल्व होके जो है वो आ जाती हैं और जो आपका कोलाइडल सोल होता है वो प्योर हो जाता है। तो अगर हम प्रोलॉन्ग डायलिसिस करेंगे तो जो है जो इलेक्ट्रोलाइट्स होगा वो बाहर आ जाएगा और जो कोलाइडल सोल होगा वो अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका कोगुलेटेड हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं। और सिंपली एक तरीका और है कि आप जो भी आपका कोलाइडल सोल है अगर आप उसको बॉयल कर लो या काफ़ी देर तक हीट कर लो, तो बॉइलिंग और हीटिंग से भी, जैसे कि आप अगर आप दूध है उसको बहुत देर तक गर्म करते रहो तो क्या हो जाता है, वो उसका भी कोगुलेशन हो जाता है, बटर बन जाता है उसका। तो बॉयल करने से, तो इस तरह से जो होता है, ये डिफरेंट मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोगुलेशन जो है वो और फोकुलेशन जो है वो कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। उसमें इलेक्ट्रोलाइट बिना डाले किसी और मेथड से भी हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सोल। आज हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं। आप इस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से करेंगे, रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होती है आप मेरे से लेंगे एंड अपना सिलेबस साथ के साथ करते रहेंगे सो दैट बहुत ज़्यादा सिलेबस इकट्ठा ना हो। थैंक यू सो मच।